नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टॉप स्टोरीज पर होगी हमारी नजर। अब बात करते हैं आज की टॉप 4 स्टोरीज की, जिन पर पूरे दिन टाइम्स ऑफ भारत की नजर रहने वाली है। 4 बड़ी खबरें हैं आज का दिन खबरों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बताएं कि करके खबरें। तो पहली खबर है संसद का मॉनसून सत्र। संसद का जो मॉनसून सत्र है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बजट सत्र में आपने देखा था किस तरह से कुछ मुद्दों को लेकर के हार मिली थी सरकार को। बजट सत्र में महिला विधेयक पर मोदी सरकार को संसद के अंदर पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में वहीं जहां एक तरफ मॉनसून का सत्र है तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है, क्योंकि उनकी तरफ से परमिशन मांगी भी नहीं गई थी और साथ ही वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर मार्च किया तो एक्शन होगा। राम मंदिर पर भी आज सुप्रीम सुनवाई है। याचिका है कि चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच कराई जाए। 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ ही यूपी सरकार चढ़ावा चोरी की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। तो इसके अलावा नीट के रिजल्ट पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। कई छात्रों ने इंटरनेट पर वीडियो शेयर करते हुए रिजल्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। माहौल गर्म है। सत्र की शुरुआत के साथ नीट में गड़बड़ी सरकार को बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी नीट को लेकर मार्च के लिए तैयार है। तो क्या होगा आज? क्या सीजेपी का पार्लियामेंट मार्च सफल होगा? पार्लियामेंट में काम होगा या फिर संग्राम? इन सभी खबरों पर हमारी आज नजर रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की। तो आज प्रोटेस्ट में नया मोड़ है, क्योंकि संसद जाने का ऐलान किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर भारी संख्या में अब समर्थक जुटे हुए हैं और जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती है, आरएफ की भी तैनाती वहां पर नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी को संसद मार्च की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन उनकी तरफ से शुरुआत से ही 20 जुलाई को संसद मार्च की बात कही जा रही थी और आज सीजेपी के इस प्रदर्शन में जुड़ने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर तस्वीरें दिन भर आपको पहुंचाएंगे और आज हमारे साथ अभिषेक राज, अभी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीधे जंतर मंतर से। अभिषेक, पुलिस की भी तैयारी पूरी है तो कॉकरोच जनता पार्टी भी तैयार है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए। जरा तस्वीरें दिखाइए सुबह सुबह वहां पर और आगे किस तरीके से दिन यहां से शुरू होने वाला है, कितने बजे तक, बताइए सब कुछ। देखिए, बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि आज 20 तारीख को संसद की तरफ कूच करेंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे। यही कारण है कि कल देर शाम से ही हम देख रहे थे कि लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे पहुंच रहे थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी है। 163 BNSS अभी लागू है पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जहां मौजूद है। और देखिए, कड़ी सुरक्षा पहरा यहाँ आपको नजर आएगा। दिल्ली पुलिस के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। जंतर मंतर का ये रोड है, आगे जो है वो जंतर मंतर रोड मिलता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बैरिकेड्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जो आरएएफ की टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, उनकी टीम को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे और जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, जितने व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं, जितनी गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, उन सबके ऊपर जो नजर है वो रखी जा रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर ना आ जाए और दिल्ली का जो माहौल है वो खराब ना हो। इन सबकी जो तैयारी और जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन एक बात है कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट का कॉल है वो 20 तारीख का यानी कि आज का दिया गया था और जैसे ही आज सत्र शुरू होगा उसके पहले कॉकरोच पार्टी की ये कोशिश थी कि वो संसद तक जाए। ऐसे में जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या वो प्रदर्शन के लिए निकलेंगे? क्योंकि 9 बजे का समय दिया गया है, कहा गया है कि 9 बजे से प्रोटेस्ट की तैयारी शुरू होगी और लगभग 9:30-10 बजे तक वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगी और अगर किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाई जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 163 BNSS पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में लागू है। ऐसे में चप्पे चप्पे पे जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और जंतर मंतर पे जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर नजर भी रखी जा रही है। तो आज 9 बजे से हलचल बढ़ने की उम्मीद है। देखना होगा कि आगे क्या प्रोटेस्ट निकलता है और दिल्ली पुलिस किस तरीके से उसको रिएक्ट करती है। जी,
बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में सवाल का ये भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि नई दिल्ली का जो इलाका है वहां पर वीवीआईपीज रहते हैं और जितने सांसद हैं वो रहते हैं, तो ऐसे में परमिशन पहले भी नहीं दी गई है। जब भी मांगी जाती है परमिशन, तो ऐसे में जब ये संसद मार्ग की तरफ जाएंगे तो एक ये हो सकता है टकराव की स्थिति भी बन सकती है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस को इस बात का अंदेशा है। यही कारण है कि चाहे रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी दिखाई, रैपिड एक्शन फोर्स आपको पूरे रास्ते के ऊपर नजर आएगी। इसके साथ साथ जो कि एंटी रोइड व्हीकल्स हैं, वाटर कैनन व्हीकल्स हैं, उन सभी चीजों को तैनात किया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हर पोस्ट के ऊपर एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको रखा गया है ताकि यहाँ पर जो एक तरीके से हम कहें तो कंट्रोल करने में चीजों को आसान हो, डिसीजन लेने में आसानी हो। जो भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस की जो तैनाती है वो 5000 से अधिक जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर। मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और साथ ही सीजेपी का प्रोटेस्ट आज दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। हालात को संभालने के लिए देखेंगे क्या तस्वीरें आगे आती हैं, आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, तो आज सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने वाला है। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की ऑडिट की भी मांग की जाएगी। जांच पूरी होने तक सभी वित्तीय रिकॉर्ड हो रहे हैं सुरक्षित। बड़े वित्तीय फैसलों पर भी रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग इन याचिकाओं में रखी गई है। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन सभी अर्जियों पर आज देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई करने जा रही है। ऐसे में आज सभी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। ये याचिकाएं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव और हिंदू धर्म परिषद ने दायर की हैं, जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन को सीएजी फॉरेंसिक ऑडिट करने, ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक उस पर बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट फाइल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। मंदिर है अयोध्या में बड़े पैमाने पर चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के मामले प्रकाश में आए, जिसमें एसआईटी का गठन, तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। तो देश का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस महत्वपूर्ण सवाल में अन्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा में हम इस मामले को गंभीरतापूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को होने वाली 89 बैठक का एजेंडा तय कर दिया गया है। बैठक बुधवार को शाम 4 बजे अयोध्या के मणि रामदास छावनी में होगी। बैठक में सबसे अहम एजेंडा राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा रहेगा। इस बीच राम मंदिर दान चोरी मामले में 39 घंटे की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अयोध्या पुलिस ने आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव को जिला जेल भेज दिया। और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की करते हैं। इस बार संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सरकार जहां कई अहम बिलों को पास कराने की तैयारी में है, तो विपक्ष को भी सरकार को घेरने के लिए कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें इथेनॉल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर परीक्षा लीक, ईरान अमेरिका जंग पर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें ये कई अहम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से कर ली गई है, रणनीति बना ली गई है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी रणनीति ये बनाई गई है जो अहम बिल पास कराए जाने हैं उनको किस तरीके से इस सेशन में पास कराना है। तो संसद का मॉनसून सेशन हंगामेदार होने के आसार हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद के मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे, जिसमें पीएम मोदी मॉनसून सेशन को लेकर अपने विचार साझा करेंगे और विपक्ष से सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग की अपील करेंगे।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन की रणनीति तय करने के लिए सुबह 10 बजे अपने चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में सरकार पर हमलावर होने के लिए विपक्ष की स्ट्रैटेजी पर मंथन किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान इसमें 19 बैठकें होंगी, जिसमें सरकार की ओर से कई अहम बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें आयकर संशोधन, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक और सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक सहित 7 अहम बिलों को पारित कराने पर सरकार का जोर रहेगा। वहीं विपक्ष की नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, इथेनॉल विवाद, ईरान अमेरिका जंग, चीन अमेरिका और पश्चिमी एशिया से भारत के रिश्ते जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति तैयार किए बैठा है। संसद के मानसून सेशन से ठीक एक दिन पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साझा खत लिखा है, जिसमें दोनों नेताओं ने पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने और ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाबदेही तय करे और देश के सामने सच्चाई रखे। कांग्रेस नेताओं ने पत्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की ओर से भी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा गया, जिसमें सांसद डेरेक ओब्रायन ने परिसीमन और एफसीआरए जैसे कठोर प्रस्तावित बिलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इससे पहले सरकार की ओर से रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में 40 पार्टियां शामिल रहीं। सरकार ने विपक्ष से सदन में गतिरोध नहीं बनाने की अपील की है। वहीं विपक्ष ने कहा कि हमारी भूमिका पॉजिटिव रहेगी, बशर्ते सरकार जनहित के मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाए। और संसद के मानसून सत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ही पेश होना है वंदे मातरम बिल। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बिल को पेश करेंगे। राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी सुरक्षा बिल ये होने वाला है। तो ऐतिहासिक वंदे मातरम बिल आज पेश होना है। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे विधेयक और उसके बाद राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को भी दर्जा मिलेगा। वही सम्मान और वही कानूनी सुरक्षा बिल जो बराबर हक है राष्ट्रगान का, वही राष्ट्रगीत के लिए भी तय होगा। मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान और कानूनी सुरक्षा देने के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मानसून सेशन के पहले दिन ही इस बिल को सदन में पेश करने जा रहे हैं। गृह मंत्री शाह की ओर से ये बिल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर ये बिल दोनों सदनों से पास होता है तो ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बड़ा बदलाव होगा, जिससे वंदे मातरम गान का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाएगा और कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर लाया जा सकेगा। प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वंदे मातरम को वैसी ही कानूनी सुरक्षा देना है जिसे अब तक राष्ट्रीय गीत के तौर पर पहचान मिलने के बावजूद उतनी कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है। अगर बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वंदे मातरम का अपमान करना एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा, जिससे राष्ट्रीय गीत उसी कानूनी दायरे में आ जाएगा जो दूसरे राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा और संविधान की रक्षा करता है। ये कानूनी कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के 9 जुलाई को सभी राज्यों को दिए गए निर्देश के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कामों के दौरान जब भी जन गण मन गाया जाए तो उससे पहले वंदे मातरम बजाया जाए। इस प्रस्तावित बदलाव पर संसद के चल रहे मानसून सेशन में चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि अभी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट सिर्फ राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी बनाता है, जिसमें लोगों को इसे गाते समय खड़ा होना जरूरी है और अपमान या रुकावट डालने वाले कामों पर रोक है।
अब खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तुर्कई वाले बयान पर जमकर सियासत हो रही है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बल्क ने तुर्कियों को लेकर किस तरीके से विवादित बयान दिया है और अब उस पर सियासत कैसे हो रही है आपको दिखाते हैं। यूपी के संभल में योगी आदित्यनाथ ने तुर्कों को लेकर जो बयान दिया उसने सूबे के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है और इसे मजहबी रंग दे दिया है। तुर्कों पर मुख्यमंत्री योगी का वो बयान भी आपको सुनाएंगे जिसको लेकर अखिलेश यादव की पार्टी तिलमिला गई है, लेकिन उससे पहले अखिलेश के सांसद का बयान सुनाते हैं जो उन्होंने तुर्कों पर दिया है। पता नहीं वो तुर्कों से मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री होते हुए भयभीत है तुर्क वर्ड से, क्योंकि संभल आकर के भी तुर्क ही उन्हें याद आते हैं, मुरादाबाद जिले में आते हैं तो भी तुर्क याद आते हैं। तुर्क जबकि वर्ड के इतिहास को मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि योगी शायद जानते नहीं है कि तुर्कों का इतिहास क्या रहा है। तुर्कों ने अगर इस देश के ऊपर हुकूमत की है तो इस देश के अंदर आजादी के लिए भी अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। इस देश की आजादी में भी तुर्कों का खून पसीना शामिल है। और आप तुर्कों की अगर बात करते हो तो तुर्कों को आप हमारे संभल में देखिए कि हमारे संभल के अंदर मौलाना इस्माइल साहब, अब्दुल कयूम साहब वगैरह हमारे संभल की थे, जिन्होंने के तुर्क होते हुए इस तुर्क देश के आंदोलन में, लड़ाई में, जंग में हिस्सा लिया और उनका स्वतंत्रता सेनानियों के उसके अंदर नाम भी है। और रही बात तुर्कों के इतिहास की बात करते हो आप, तो तुर्कों का इतिहास आप देखो कि आज मुसलमानों का, तुर्कों का जो इतिहास है, आज ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो तुर्कों ने बनाई थी। तुम्हारे अगर बात तुर्कों के खिलाफ की बात करते हो तो है आप में हिम्मत के उन इमारतों को खत्म कर दो। अब आपको यूपी के मुखिया का तुर्कों पर दिया बयान भी सुनाते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव है। वैसे जैसे जैसे सूबे में इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर मुद्दे को सत्ता और विपक्ष तूल देने में लगा हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी और कावड़ यात्रा की, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। देखिए, एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है, तो कावड़ यात्रा को एआईएमआईएम ने मजहबी रंग दे दिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी की सियासत में काफी उबाल है, जिस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल रखा है। आज दिन इसको लेकर यूपी की योगी सरकार पर विरोधियों की तरफ से नॉनस्टॉप हमले जारी हैं और एक बार फिर इस मुद्दे पर एआईएमआईएम ने बीजेपी सरकार को निशाने पर तो लिया है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पार्टी ने अखिलेश यादव पर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जमीन पर नहीं उतरने का बड़ा आरोप लगा दिया है। यही काम समाजवादी की सरकार में होता था। अखिलेश यादव संविधान पर वोट लेते थे, लेकिन एक ही समाज के बारे में सोचते थे। यही समाजवादी की सरकार में बाबा ने संविधान पे वोट लिया है तो बाबा एक ही समाज की बात कर रहे हैं। आज ब्राह्मणों का भी देखिए इनकाउंटर हो रहा है। आप बताइए, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, इन्हीं का तो इनकाउंटर हो रहा है। खाली एक ही समाज जो बाबा का समाज है वो सेफ है। देखिए, आप तो ये सवाल अखिलेश जी से पूछिए, मुझे मालूम है कि ये सड़कों पर नहीं आएंगे। ये ड्राइंग रूम की पार्टी है। 111 एमएलए, 37 एमपी अगर ये आकर के जौहर यूनिवर्सिटी पर बैठ जाएं, जैसे राजस्थान का हमारा हिंदू
खड़ा हो गया और कहा कि नहीं, बुलडोजर नहीं जाएगा जब तक कि हमारी लाशें न गिर जाए। मस्जिद नहीं टूटी। 37 MP 111 MLA किस काम के हैं कि आप क्यों नहीं जाकर के वहां बैठ जाते कि भाई ना टूटे। AIMIM की ओर से सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी हमला नहीं हुआ, बल्कि इस महीने के आखिर में शुरू हो रही कावड़ यात्रा पर भी पार्टी की ओर से तीखी बयानबाजी की गई और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा तंज कसा गया। तो सिर्फ उसको चलने के लिए रखा जाए, न कि नेशनल हाईवे को बंद करके जनता के रास्ते को तंग किया जाए, रूट को डाइवर्ट किया जाए तो परेशानी बढ़ती है। तो कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी इसको जरूर करेंगे। सड़कों को किसी की वजह से जाम नहीं होने देंगे। अगर जो जाम करने की कोशिश करेगा तो मुझे ये भी इस बात का भी यकीन है कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। AIMIM का हमला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। बीजेपी शासित राज्यों में UCC बिल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं। मामला वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ की संपत्तियों में घोटाले का आरोप लगाया है और SIT जांच की मांग कर दी है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने इसको लेकर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को एक खत सौंपा है जिसमें वक्फ में हुए घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है और इसकी जनपदवार SIT जांच और स्पेशल ऑडिट की मांग की गई है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी को जो खत सौंपा है उसमें मौजूदा में केवल 1.27 लाख रजिस्टर्ड वक्फ होने का दावा किया गया है। मोहसिन रजा के मुताबिक पहले ये संख्या 2 लाख से अधिक थी। उन्होंने कहा कि SP, BSP और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड का ऑडिट नहीं कराया गया, जिससे लाखों संपत्तियों का लेखा जोखा साफ नहीं है। वर्तमान में लगभग 70,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों की जानकारी पंजीकरण व्यवस्था से मिटा दी गई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि लखनऊ